हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, फेज इक्विलिब्रियम। और आज का आपका टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। तो अभी तक हमने वाटर का देखा था और हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा। जो फेज डायग्राम देखा हमने वाटर का देखा और कार्बन डाइऑक्साइड का देखा। और ये सभी क्या थे आपके वन कंपोनेंट सिस्टम। अभी आपका क्या चल रहा है, वन कंपोनेंट सिस्टम चल रहा है अभी। ठीक है, वन कंपोनेंट सिस्टम में हमने वाटर का देख लिया था और कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम देख लिया था। अब हम देखते हैं फेज डायग्राम सल्फर का क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि जो सल्फर है ना, सल्फर 4 स्टेट में आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिख लीजिए साथ साथ और समझाते भी रहेंगे। देखिए, सबसे पहले सल्फर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट। सल्फर कैसे एग्जिस्ट करता है, 4 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से होते हैं, देखो कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आपका फर्स्ट हो गया आपका रोम्बिक सल्फर, जिसे हम क्या दिखाएंगे, SR से। ठीक है, S क्या है सल्फर के लिए और R हम यूज कर रहे हैं रोम्बिक के लिए। इसको सिंबल से इसलिए दिखा रहे हैं आपको, इस बार बार ये इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, SR से आपको समझ आ जाएगा रोम्बिक सल्फर। ठीक है, सल्फर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट। सल्फर क्या एग्जिस्ट करता है 4 स्टेट में इन नेचर। ये लिख लो, सल्फर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट इन नेचर। ठीक है, 4 स्टेट में होता है सल्फर। एज कौन कौन से है वो नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, रोम्बिक सल्फर हो गया। सेकंड आपका होगा मोनोक्लिनिक सल्फर, यानी कि SM। M आ गया मोनोक्लिनिक के लिए, अब आपको पता चल गया। ठीक है, थर्ड आपका हो जाएगा लिक्विड सल्फर। इसके लिए हो जाएगा आपका SL, L फॉर लिक्विड, S फॉर सल्फर। ठीक है, एंड फोर्थ वन आपका हो जाएगा वेपर सल्फर। V सफिक्स में है, V फॉर वेपर एंड S फॉर सल्फर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, जो रोम्बो, ये तो देखो नाम से पता चल रहा है कौन सा, लिक्विड और वेपर वाला तो नाम से पता चल रहा है। कैसे एग्जिस्ट करेगा ये, जो लिक्विड और वेपर है, लिक्विड वाला लिक्विड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में ही, वेपर वाला वेपर में ही। ठीक है, दो पता चलेगी। अब इन दोनों को नहीं पता चल रहा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए रोम्बिक सल्फर। अभी मैं आपको पूरा लिख रही हूँ, आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं जैसे आपको सुटेबल लगे, लेकिन नोट्स प्रॉपर होने चाहिए, इसलिए पूरा लिख लीजिए। रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर यानी कि SM एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ये किस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट या सॉलिड फॉर्म याद कर सकते हो। ठीक है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट में होता है। एंड वी नो सॉलिड्स काउंट्स सेपरेटली। जो सॉलिड होते हैं उन्हें सेपरेटली काउंट करते हैं, आपको पता ही है। अगर 2 सॉलिड है आपके पास तो दोनों को अलग अलग करोगे। लिक्विड में तो क्या होता है, एक लिक्विड A है दूसरा B है, दोनों को क्या किया, मिला दिया, फेज क्या दिखा हमें, दोनों लिक्विड ही दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। लेकिन सॉलिड में तो आपको मैंने लिखाए हुए हैं ये सारे फेज इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग, जब ये यूनिट स्टार्ट हुई थी मैंने वहाँ पर सब आपको लिखवाए हुए बेसिक चीज़ें, आप जाके वहाँ पर से फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता होगा कि वी नो सॉलिड काउंट सेपरेटली, सॉलिड को अलग अलग काउंट करते हैं। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, फेज कितने आ जाएंगे,
सो यहाँ से फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, पी से कितने हो जाएंगे फेज, अब बताइए आप कितने फेज हो गए। ये तो वेपर है, एक फेज तो ये हो गया, लिक्विड है दो फेज ये हो गए, दोनों अलग अलग फेज है, ठीक है। एक सॉलिड है एक सॉलिड है, सॉलिड को सेपरेटली काउंट करना है, ये इसलिए मैंने लाइन लिखवाई है 1 2 3 4, तो कितने आपके फेज हो जाएंगे 4 फेज, ठीक है। सो फेज कितने हो गए, एंड देयरफॉर आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, कंपोनेंट्स यानी कि C कितना हो जाएगा आपका, P माइनस S होता है ना, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, और आपको पता है 1 कंपोनेंट सिस्टम ही पढ़ रहा है और यहाँ पर हमारा 1 आ भी गया है, देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर यहाँ से निकालें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F कितना हो जाएगा आपका, C माइनस P प्लस 2, यही होता है 1 माइनस P कितना है आपका 4 प्लस ये कितना हो गया 2, जब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल्स हो गया -1। क्या -1 कभी आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नहीं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इट इज मीनिंगलेस, so it is clear that all the four form of sulfur cannot be in equilibrium, इसका मतलब ये है -1 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो चारों फेजेस लिए, चारों स्टेट लिए, चारों फॉर्म लिए हैं, ये कभी भी एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे। इट इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि -1 का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। सो इट इज़ क्लियर दैट ऑल द 4 फॉर्म्स या 4 स्टेट्स ऑफ सल्फर कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब एक बार ये नोट डाउन करिए, फिर आगे पहले हम इसका देख लेते हैं फेज डायग्राम कैसा होगा, उसके बाद देखेंगे इसमें, ठीक है। फेज डायग्राम देखेंगे, पहले ही नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, सल्फर एग्जिस्ट करता है 4 स्टेट में। अब जो चारों स्टेट है उनमें से ये पता है आपको, लिक्विड वाला लिक्विड में, वेपर वाला वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बचे हुए 2 ही एग्जिस्ट करेंगे सॉलिड स्टेट में। आपको पता है सॉलिड के लिए हमने बताया था, सॉलिड अगर 2 सॉलिड आपको मिलाया जाए, जैसे चावल और चीनी को मिला लो, दोनों सॉलिड है, लेकिन क्या होगा, उन्हें हम सेपरेट, हम क्या कर सकते हैं, अलग ही हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 सॉलिड मिले हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, वो अलग अलग फेज दिखाते हैं। तो फेज कितने हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 कंपोनेंट निकाल लेंगे। कंपोनेंट के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 आ जाती है, -1 तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ मीनिंगलेस। सो इट इज़ क्लियर दैट ऑल द 4 फेज, ये जो चारों फेज हैं वो एक साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती सल्फर के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखेंगे इसका फेज डायग्राम फिर कैसा बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे देखते हैं इसका फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है, जो कि है, हमने यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद का है ये आगे का फेज डायग्राम कैसा होता है सल्फर का, तो देख लेते हैं, पहले फेज डायग्राम देख लेते हैं, उसके आगे फिर पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको प्रेशर होता है, आपको पता है प्रेशर होता है, वो भी किस में होता है, ATM ले लो या फिर ले लो mmHg, ठीक है, एक ही बात है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये फेज डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। A B C D E F, ये आपका है फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होता है आपका SR होता है, ठीक है, ये होता है आपका SM, ये होता है आपका SV, ये होता है आपका SL और ये होता है आपका नीचे SV, ठीक है।
इस तरह का आपका फेज डायग्राम होता है। ये है आपका फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होता है, एस आर, ये एस आर, एस एम, एस एल, एस बी, यानी कि रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर, ये अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि फेज डायग्राम ऑफ सल्फर represents phase diagram of sulfur represent the following parts, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट्स दिखाता है, ठीक है। फेज डायग्राम ऑफ सल्फर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पार्ट्स, ये फॉलोइंग पॉइंट्स लिख लीजिए, एक ही बात है, पार्ट्स लिख लीजिए या पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। पॉइंट्स लिख लीजिए, फॉलोइंग पॉइंट्स, वाटर में हमने पॉइंट्स लिखा था, ठीक है। तो अब कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले तो चलते हैं हम किसकी तरफ, एरिया की तरफ। किसकी तरफ, एरिया की तरफ, ठीक है। एरियाज लिख लो या एरियाज लिख लो, एरिया, ठीक है। अब एरिया बताओ इसमें क्या क्या होगा। इसमें एक एरिया ए वाला है, यानी कि ए बी सी डी। दूसरा एरिया कौन सा हो सकता है आपका, एक ही हो सकता है ए बी एफ वाला, ठीक है, ए बी एफ वाला। एक और हो सकता है आपका बी सी ई वाला, बी सी ई। एक और एरिया हो सकता है आपका कौन सा, एफ सी डी वाला, एफ सी डी वाला, एफ ई सी डी लिख लो, या फिर इसको आएगा तो ये भी इधर से ना, एफ ई सी डी वाला, ठीक है। तो आपके कितने एरिया हो गए टोटल, 4 एरिया हो गए, ठीक है, 4 एरिया हो गए। यहाँ पर आप चाहे तो ए बी ई एफ लिख सकते हैं, ए बी ई एफ वाला, ये वाला एरिया, ठीक है, ए बी ई एफ, ठीक है। ये 4 एरिया हो गए। तो यहाँ पर आपको अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एफ निकालना है, तो कितना आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एफ बराबर कितना हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस 2, यही होता है, ठीक है, सी माइनस पी प्लस 2। कॉम्पोनेंट तो आपको पता है 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम है, तो आपको वैसे भी पता है 1 ही, और हमने अभी निकाला भी था तो 1 ही आ रहा था। माइनस फेज कितने होंगे, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी एरिया की बात आए तो एक एरिया पे एक ही फेज होगा। अगर मैं ए बी सी डी एरिया लूँ, ए बी सी डी, तो इस एरिया पे देखो कौन सा फेज आ रहा है, ए बी सी डी एरिया में सिर्फ एस बी यानी कि वेपर फेज आ रहा है, ठीक है। अगर ए बी ई एफ लूँ, ए बी ई एफ ये वाला एरिया लूँ, तो इधर कौन सा आ रहा है, सिर्फ रोम्बिक सल्फर, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट का, ठीक है, एक ही फेज आ रहा है। बी सी ई लूँ, यानी कि बी सी ई, ये वाला बी सी ई, इसमें आ रहा है मोनोक्लिनिक सल्फर सिर्फ, ठीक है, यानी कि एक ही फेज है। अगर एफ ई, ये रहा एफ ई सी डी लूँ, तो इसमें भी कौन सा एक ही फेज आ रहा है, लिक्विड फेज वाला। तो हर किसी के लिए फेज कितना है, 1। आपको इंडिविजुअल अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए चाहे, या मैं एक साथ ही कर रही हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, आप लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए बी सी डी, अलग अलग निकाल लो, सबकी एक ही आने वाली है। फेज कितना हो जाएगा, 1 ही होगा सबके लिए, प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 2। तो एफ कितना आता है, 2, किसके केस में, एरिया के केस में, यानी कि एरिया के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गई, एरिया पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी 2। अब देखेंगे कर्व की तरफ, सेकंड चलेंगे हम कर्व। पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर कर्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कर्व्स। जो कर्व है आपके, कर्व कौन कौन से हैं, जैसे ए बी कर्व है, बी सी कर्व है, सी डी कर्व है, ठीक है, सी ई कर्व है, ये ई एफ कर्व है, ये सारे क्या है आपके कर्व। फिर कर्व पर देखेंगे कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फेज डायग्राम ऑफ सल्फर में अब देखेंगे हम आगे सेकंड आपका कर्व, ठीक है। कर्व भी आपके काफ़ी सारे हैं, तो नंबर 1 हम साथ के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। नंबर 1 कर्व कौन सा है आपका, ए बी, ठीक है, ए बी कर्व। अगर हम ए बी कर्व की बात कर रहे हैं, ए बी कर्व के लिए क्या हो जाएगा आपका, अगर ए बी कर्व है तो ए बी कर्व पे देखो कौन सा है, ए बी के इधर कौन सा आ रहा है, एस आर, इधर कौन सा आ रहा है, एस वी, यानी कि एस आर इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, एस वी के साथ,
ठीक है, और इसका मतलब क्या है, यानी कि ये क्या है आपका, ये है सॉलिड और ये हो गया आपका वेपर। जब भी सॉलिड और वेपर होता है तो क्या कहते हैं हम, सॉलिड से वेपर बन रहा होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, वेपराइजेशन, सॉरी सब्लिमेशन। क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सॉलिड से वेपर बनना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से वेपर का बनना इज सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अगर आप निकालोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एफ कितना हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस टू, तो कितना हो जाएगा, सी कितना है, वन कंपोनेंट सिस्टम में फेज कितने हैं, दो। ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है, सॉरी सॉलिड है, ये वेपर है, तो कितने, दो फेज हो गए, प्लस टू, ये टू से टू कैंसिल, यानी कि वन। तो एफ वन है, इसका मतलब क्या है, कर्व ए बी पर, यानी कि जो ए बी कर्व है यहाँ पे, कर्व ए बी पर क्या है, ये यूनिवेरिएंट। इट इज सो करके, सो इट इज यूनिवेरिएंट, इट इज यूनिवेरिएंट। ठीक है, इसी तरह दूसरा कर्व देखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। कर्व बी सी, अब देखेंगे कर्व बी सी। कर्व बी सी पर क्या हो जाएगा आपका, चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने, यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड कर्व है आपका कर्व बी सी, यानी कि बी सी कर्व। ठीक है, बी सी कर्व पे क्या होगा आपका, एस एम और एस वी। देखो बी सी ए है, बी सी के ऊपर क्या एस एम और नीचे क्या एस वी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ एम आना है। ठीक है, एम भी सॉलिड है, ये वेपर है, यहाँ से क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ही होगा, सॉलिड से वेपर का बनना इस बनना क्या होता है, सब्लिमेशन। यहाँ से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे सी माइनस पी प्लस टू से, यहाँ पर अभी भी फेज कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि ये सॉलिड है, ये वेपर है, दो फेज होंगे, तो वन माइनस टू प्लस टू, टू से टू कैंसिल, और एफ क्या आ गया, वन। सो इट इज ऑल्सो यूनिवेरिएंट, यानी कि सेम यही रहेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि ये वाला कर्व हो गया ए बी, ये भी हो गया बी सी। अब नेक्स्ट कर्व आता है आपका सी डी। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं अपना थर्ड कर्व। कौन सा है थर्ड कर्व, सी डी। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड कर्व। थर्ड कर्व कौन सा है आपका, थर्ड है आपका ये सी डी, सी डी कर्व। सी डी कर्व में क्या होगा, ऊपर देखो एस एल और एस वी, सी डी के ऊपर क्या एस एल, नीचे क्या आएगा एस वी, ये सारा है, तो ये हो जाएगा एस एल एस एल, यानी कि लिक्विड से वेपर का बनना, लिक्विड से वेपर का बनना इज कॉल्ड वेपराइजेशन। क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी कितना होगा, यहाँ पर कंपोनेंट तो वन ही चल रहा है, यहाँ पे भी फेज देखो सॉलिड है, वेपर है, दो ही आएगा, तो यूनिवेरिएंट ही होगा। इससे आपको कंक्लूजन भी मिल रहा है अलग अलग निकाल के, कि अलग अलग ना निकाल के एक साथ लिखने, जैसे हमने अभी एरिया वाले में, हमने अभी फर्स्ट पॉइंट एरिया में देखा था, मैंने इसलिए सबके ना निकाल के अलग एक जगह ही कर दिया था, एक साथ ही कर दिया था, यानी कि सभी एरिया पर ही क्या आएगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएगा, यानी कि बाईवेरिएंट ही आएगा। ठीक है, और कर्व पे कितना आता है आपका, यूनिवेरिएंट। ठीक है, और ट्रिपल पॉइंट जो होता है उस पर क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होती है। चलिए इतना तो समझ आ गया, इसको नोट डाउन करिए। फिर अपना फोर्थ कर्व देखते हैं। अब देखते हैं अपना सी ई कर्व। ठीक है, सी ई कर्व, सी कर्व में क्या होगा आपका, सी कर्व देखो, सी ये रहा, एक साइड एम है, एक साइड एल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ रखोगे एम और इधर आ जाएगा आपका एल। ठीक है, ये क्या है आपका सॉलिड है, ये क्या है आपका लिक्विड है। ठीक है, सॉलिड है और ये क्या हो गया आपका लिक्विड है। जब देखो सॉलिड से क्या हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, तो इसे क्या क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, फ्यूजन क्या हो रहा है, फ्यूजन। तो ये क्या है आपका फ्यूजन कर्व। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, यहाँ सॉलिड था और ये क्या है आपका, आप लिख भी सकते हो कि ए बी क्या है, आप यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। मैं कंक्लूजन लिखा देती हूँ कि ए बी कर्व कैसा है आपका, ए बी कैसा होगा आपका, सब्लिमेशन कर्व। कैसा होगा, सब्लिमेशन कर्व। क्यों होगा, क्योंकि उसके साथ सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बी सी आपका कैसा कर्व है, यहाँ भी सॉलिड वेपर में हो रहा है, तो ये भी क्या है आपका सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, सब्लिमेशन कर्व। और अगर हम बात करें किसकी, सी डी की, तो सी डी कैसा कर्व है आपसे पूछा जाए तो, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कैसा कर्व है आपका, वेपराइजेशन कर्व, वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा
कौन सा अभी हमने पढ़ा है, सी ई कर्व। तो सी ई कर्व कैसा होगा, यहाँ पर देखो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि मेल्टिंग हो रही है या फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा फ्यूजन कर्व। तो यही इसलिए मैंने आपको समझाया ये क्या है आपका फ्यूजन कर्व। फ्यूजन कर्व है क्योंकि एम किस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। यहाँ से अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, यानी कि 2 फेज है अभी भी। तो -2 प्लस ये बाकी तो 1 कंपोनेंट 1 ही चल रहा है, फेज 2 हो जाएंगे सॉलिड और लिक्विड, ठीक है। +2, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, यानी कि ये भी क्या है, यूनिवेरिएंट है। सबको अलग अलग ना निकाल के आप एरिया के जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कर्व कौन सा है, एक ही हो गया आपका, एक ही हो रहा, एक ही हो गया, यानी कि 4 कर्व हो गए। अभी और कौन सा कर्व हो सकता है, बी ई कर्व भी हो सकता है, बी ई कर्व, ठीक है। तो चलिए लास्ट देखते हैं, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं बी ई कर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना बीई कर्व, ठीक है, ये वाला कर्व बीई कर्व। यहाँ से क्या होगा आपका, ये देखो बीई के इधर क्या है, एस आर है, और इधर क्या है आपका एस एम, यानी कि आर और एम। अब आप देखो यहाँ पर अब आई दिक्कत, क्यों, क्योंकि अभी तक तो हम कर रहे थे ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, एस आर भी सॉलिड है और एस एम भी सॉलिड है, यानी कि बीई कर्व पे। तो अब क्या होगा, क्या अब सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये वाले वर्ड्स खत्म हो गए। तो अब आता है ट्रांजिशन या ट्रांसफर कर्व। क्या आएगा, ट्रांजिशन, या इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर कर्व, ट्रांसफर कर्व, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, बीई को ट्रांजिशन, ट्रांजिशन या ट्रांसफर कर्व, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से अभी भी ये होगा, सॉलिड सॉलिड है तो आपको पता है फेज क्या होंगे, सॉलिड हमेशा सेपरेट काउंट किए जाते हैं, इसलिए फेज 1 नहीं होगा, ध्यान रखना है, सॉलिड में नहीं होगा। लिक्विड लिक्विड होते तो हम 1 कंसीडर कर लेते फेज, लेकिन सॉलिड है, सॉलिड अलग अलग ही काउंट होते हैं। तो फेज अभी भी 2 ही रहा, कंपोनेंट 1 चल ही रहा है, तो अभी भी ये यूनिवेरिएंट ही है। आप यहाँ से चेक भी कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। अब लास्ट कर्व और बचता है, ये कितने हो गए, 5 कर्व हो गए। एक और कर्व बच रहा है अभी जो हमें नहीं दिख रहा है, ये ई एफ वाला। ये ई पॉइंट तो यहाँ है ना, और एफ थोड़ा आगे है, ये वाले पॉइंट्स तो अलग हैं, इनको छोड़ दो अभी, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ ये ई और एफ वाले, तो एक कर्व ई एफ भी तो बचता है, ठीक है। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि ई एफ कर्व कैसा है। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर ई एफ कर्व पे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना, कौन सा कर्व आ गया है, ये नंबरिंग आप ठीक से कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 कर्व हम देख चुके हैं, ये है आपका 5th कर्व, ठीक है, नहीं 6th कर्व है, सॉरी 6th कर्व है आपका कौन सा, ई एफ कर्व, ई एफ कर्व, ई एफ का है आपका ये वाला ई, और ये क्या है आपका एफ, ठीक है, ई एफ कर्व। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ई एफ पे देखो इधर क्या है एस आर, इधर क्या है एस एल, तो ये आ जाएगा एस आर, ये तो था ही एस आर, और इधर क्या है आपका एस एल, ठीक है, यानी कि ये भी सॉलिड और ये क्या है आपका लिक्विड, ये तो सॉलिड है और ये लिक्विड। अब क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड अभी अभी पढ़ा है हमने फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड का बनना है फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन या मेल्ट भी बोलते हैं। तो जो आपका ई एफ है वो भी क्या है आपका फ्यूजन कर्व, कैसा कर्व है, फ्यूजन कर्व, ठीक है। को ध्यान रखना फ्यूजन कर्व है। तो अभी भी देखो एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज है, फेज कितने हैं, 2 हैं, कंपोनेंट 1 ही है, 2 आपका ये वेरिएबल ही है। तो यहाँ से जब आप कन्वर्ट वो कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा इट इज़ यूनिवेरिएंट। सो आपको पता चल गया होगा एरिया पे हमने एक साथ ही क्यों कर दिया था। आप अलग अलग एरियाज पे भी निकालोगे, जो मैंने आपको चारों एरिया बताए, चारों पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो वहाँ पर क्या होगा आपका बाय वेरिएंट ही आएगा, 2 ही आएगा, एफ की वैल्यू बाय वेरिएंट होगी, यानी कि 2 ही आएगी, और कर्व पे हमेशा क्या होगी वैल्यू 1 ही होगी, यानी कि वो यूनिवेरिएंट ही होगा। चलिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पहला हो गया हमारा एरियाज, दूसरा हो गया हमारा कर्व। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब थर्ड चलते हैं, एरिया खत्म हो गया, आपके कर्व खत्म हो गए। मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपको फेज डायग्राम अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, एरिया, कर्व और पॉइंट्स। एरिया और कर्व हम कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर पॉइंट्स देखिए कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। तो थर्ड आपका है
थर्ड है आपका पॉइंट्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन कौन से हम कंसीडर करेंगे, एक तो ई हो गया, एक सी हो गया, एक बी हो गया। ट्रिपल पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम ले तो क्या ले रहे हैं, एट बी। बी पर देखो, बी पर क्या होगा, अगर हम बी की बात करें एट बी, तो बी पर देखो, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ट्रिपल पॉइंट है, इस पर तीनों क्या हो रहे हैं, तीनों मीट्स हो रहे हैं, यानी कि एस आर बी किससे मिल रहा है आपके साथ, एस वी, ओ सॉरी एस एम, और ये किसके साथ है, एस वी, यानी कि बी पर क्या है, तीनों मिल रहे हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम में। सो यहाँ से अगर आप निकालोगे क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ क्या हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस टू। आपको पता है वन कॉम्पोनेंट सिस्टम है तो वन ही है, और आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। सी कैसे कैलकुलेट करोगे, सी बराबर होता है पी माइनस एस, ये होता है। तो यहाँ से कितनी फेज है, 1 2 3, ठीक है, ये होता है एस माइनस आर होता है, आई थिंक एस माइनस आर होता है, ठीक है। तो अगर एस कितने हैं आपके, 1 2 3, 3 है आपके सब्स्टिट्यूएंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोलते हैं, और आपकी जो कंडीशन है वो कितनी है, 2 है, तो आपकी कितना आ गया, 1 कॉम्पोनेंट। तो आप चाहे तो कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आपको पता ही है सल्फर क्या है, 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम है। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर तीनों क्या है, 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम। अभी 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम ही चल रहा है आपका, ठीक है। तो 1 माइनस फेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो 1 2 3 तीनों फेज हो रहे हैं, प्लस 2, यहाँ पर कितना हो गया, 1 प्लस 2, यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि एफ कितना हो गया, 0, यानी कि क्या है, ये नॉन वेरिएंट, इट इज नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट, इट इज इनवेरिएंट। ये कैसा है आपका, इनवेरिएंट है, ठीक है, इट इज इनवेरिएंट। ये हो गया आपका। इसी तरह आप निकालेंगे किस पर, पॉइंट, यहाँ पर निकाल लो सेकेंड वाला, एट पॉइंट बी हो गया, आप सी पर निकालते हैं, ठीक है, एट पॉइंट सी। अब पॉइंट सी पर निकालो जरा, इस पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा, एस एम है, एस एम किसके साथ इक्विलिब्रियम में, एस एल के साथ, और एस एल किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, जरा देखो किसके साथ है, एस वी के साथ। एस सी पर देखो, सी पॉइंट पर देखो, एम एल वी, ठीक है, एम एल वी, ठीक है, ये तीनों क्या इक्विलिब्रियम में। सो अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा सी माइनस पी प्लस 2 से। सी आपको पता है 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम है, और मैंने कैलकुलेट करना भी सिखा दिया, 1 2 3 3 माइनस 2 यानी कि 1 ही आएगा। फेज कितने हैं देखो, ये भी सॉलिड, ये लिक्विड, ये वेपर, तीनों अलग अलग है, तो 3 फेज आएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया आपका, एफ बराबर 0 आया है, तो ये भी कैसा है आपका, सो इट इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट या इट इज नॉन वेरिएंट, ठीक है, इट इज इनवेरिएंट। ये भी कैसा हो गया आपका, इनवेरिएंट हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और पॉइंट बचा है आपका, इट इज इनवेरिएंट, या आप लिख सकते हो नॉन वेरिएंट भी, नॉन वेरिएंट, ठीक है, एक ही बात है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं आपका, ये वाला पहले एक बार कर लीजिए, फिर थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा आपका, ई पॉइंट, यानी कि सारे कैसे हैं आपके, बी ई और सी कैसे पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट पर ही आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी। अगर किसी पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रहा है तो वो क्या है आपका, ट्रिपल पॉइंट है, इसका मतलब, ठीक है। अगर आपको पहचानने के लिए ट्रिपल पॉइंट कहाँ होगा, तो जिस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा वही आपका ट्रिपल पॉइंट होगा। या ये पूछे कि ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3, तो आपको पता है एरियाज पर कितनी होती है 2, कर्व पर 1, और आपके पॉइंट्स पर कितनी होती है 0, ठीक है। चलिए आपका एक और पॉइंट रह गया है, एट पॉइंट ई, या एट ई लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है, एट पॉइंट ई। यहाँ पर क्या होगा, ई पॉइंट पे देखो, इधर क्या है एस आर, इधर क्या एस एल, इधर क्या एस एम, तो क्योंकि एस आर तो था ही, एस एम भी है, और इधर आ जाएगा बस एस एल, ठीक है, एस आर एस एम एस एल, ये हो गया। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तीनों एग्जिस्ट करें तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 है, ये भी क्या है आपका सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड को अलग काउंट करोगे, लिक्विड अलग, तो 3 फेज हो गए, 3 1 कॉम्पोनेंट है, तो यानी कि आपका एफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये भी क्या है, इनवेरिएंट है, या इसी को क्या बोलते हैं, नॉन वेरिएंट भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन वेरिएंट, ठीक है। चलिए ये इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आपकी बात हो गई है, एरियाज भी हो गए। किसी भी फेज डायग्राम को नोट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एरियाज चाहिए होता है, फिर हमें कर्व चाहिए होते हैं, उसके बाद हमें पॉइंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हमने कर्व एरियाज की बात कर ली, कर्व की बात कर ली, पॉइंट्स की बात कर ली, ठीक है। अब आपको कंक्लूजन एक दे देती हूँ कि वाटर का जो फेज डायग्राम था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और आपका जो क्या था, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वो इस तरह का था, दोनों सेम थे, बस इसमें ऊपर जा रहा था इधर, ठीक है, याद करने की ट्रिक। और जो आपका क्या था, आपका ये सल्फर सिस्टम, इसमें क्या करो, आप दोनों को मिला दो, जैसे ये इस तरह से समझो कि ये वाला कर्व ये रहा, ये इसका और इसका मिला के एक बन गया,
और ये वाला इसका थर्ड हो गया, ठीक है। और ये वाला इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा दोनों को पास लाया, मिला दिया, ठीक है। दोनों थोड़ा थोड़ा इधर से हमने इसको खींचा कि भाई थोड़ा इधर हो जा, इसको हमने थोड़ा उधर किया और इसको मिला दिया इस तरह से। आप ध्यान रख सकते हो वाटर का और CO2 का और यू के सल्फर का। ऐसे बस मैंने याद रखने की ट्रिक बनाई है, कोई ऐसा नहीं है कि इन दोनों को मिला के सल्फर बनाया, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के सल्फर बनाया, ये नहीं, ये ध्यान में लानी है, ये सिर्फ याद रखने की ट्रिक है। वाटर ऐसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो आपको याद रखना है कि सल्फर का कुछ ऐसा सही होगा कि दोनों ऊपर मिल जाएंगे और ये आपका हो गया, ये आपका सल्फर का है, ठीक है। इस तरह से फेज डायग्राम होगा। चलिए पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए इस वाले को, ठीक है। ये पॉइंट थर्ड है आपका, ठीक है। पॉइंट बी था, पॉइंट सी और पॉइंट ई, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। आपको पहले फर्स्ट वाला करना था, फिर सेकंड मैंने आपको ऐसे कर दिया। आप नोट में अपना स्टेप वाइज लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, फिर पॉइंट सी, फिर पॉइंट ई, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो सबने नोट डाउन कर लिया, लेकिन अब आगे क्या है कि आपके 3 एडिशनल पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा पॉइंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, पॉइंट्स के बाद लिखिएगा इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर, इन फेज डायग्राम ऑफ सल्फर there are 3 additional points, 3 एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं देखिए। सबसे पहले आपका जो फोर्थ पॉइंट बनता है, फोर्थ है, या फिर ये एडिशनल पॉइंट्स को नंबरिंग फिर से कर लीजिए। कौन सा पॉइंट्स है, पॉइंट डी, ठीक है। पॉइंट डी ले लीजिए, पॉइंट डी। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको डॉट डॉट करके मिला लो, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से कर देती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये क्या है आपका पॉइंट डी, आप लिख सकते हो इट इज द क्रिटिकल, या लिखो इट शोज द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या शो कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसका, ऑफ सल्फर, इट शोज द critical temperature of sulfur and the critical temperature of sulfur is कितना हो जाएगी, सल्फर का क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, 444.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना है, 444.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हो गया आपका क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी ये आ रहा होगा माइंड में कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, मैं इसको लिख लीजिए पॉइंट्स को, अभी जस्ट करा रही हूँ आपको क्रिटिकल टेम्परेचर। अब देखते हैं पॉइंट, कौन सा पॉइंट बचता है आपका, एफ, पॉइंट एफ भी तो बच रहा है, हमने बी सी ई तो डिस्कस कर लिया, डी अब कर लिया, अब बच रहा है एफ, ठीक है। पॉइंट एफ, तो जो पॉइंट एफ है वो क्या शो करता है आपका, ये देखो पॉइंट एफ को भी यहाँ से क्या करेंगे, मिला लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये अपना एक्यूरेट सा इसी पॉइंट पे मिलाना है आपको, ठीक है। तो लिख लीजिए इट शोज द क्रिटिकल प्रेशर, इट शोज द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ सल्फर। ये क्या दिखाता है, क्रिटिकल प्रेशर दिखाता है किसका, सल्फर का। एंड the critical pressure of sulfur is कितना है, क्रिटिकल प्रेशर 1290 एटमॉस्फेयर ATM, ठीक है, यानी कि 1290 एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए अब क्रिटिकल प्रेशर और टेम्परेचर अभी डेफिनेशन लिखाऊंगी, पहले एक और पॉइंट बच रहा है, नहीं आएगा, चलिए करिए। वो पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर क्या होगा आपका,
कि ये देखो ये कर्व एक्चुअली में कैसा होना चाहिए था, इस तरह से जाना चाहिए था ना राउंड, और वो वाला कर्व भी इस तरह से जाना चाहिए था, है ना, ये वाला। मैं इसको ना ब्लू से दिखा देती हूँ, चलो चलो यहाँ से देखो, इसको इस तरह से होना चाहिए था ना, और इसको भी इस तरह से होना चाहिए था, और इसका भी ये कर्व देखो ये इस तरह से जाना चाहिए था, है ना। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पर बनता है आपका, ये SM को ना थोड़ा सा साइड कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। SM को थोड़ा मैं साइड लिख देती हूँ, SM तो यहाँ है ही। ये एडिशनल पॉइंट्स की बात करें ना तो एक पॉइंट और मान लेते हैं, यहाँ पर H मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस पॉइंट की बात करेंगे हम H की, तो ये क्या दिखाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा आपका। लिखिए पॉइंट H, ये क्या दिखाएगा आपका, लिखिए इट शोज द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या दिखाता है, बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है, इट शोज द बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या दिखाता है आपका, बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है ऑफ सल्फर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर। एंड द बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा आपका सल्फर का, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, इज 114 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 114 डिग्री सेल्सियस के 114 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया। तो अब जाके ये कंप्लीट हुआ है आपका फेज डायग्राम ऑफ सल्फर। अब इसमें आगे देखते हैं, हम आगे क्या देखेंगे, आगे ये देखेंगे कि ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है और क्रिटिकल प्रेशर है ये क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर देती हूँ एक बार, आई थिंक दिख रहा होगा, अभी कर लीजिए। तो जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है उसकी डेफिनेशन होती है द टेम्परेचर एट विच गैस स्टार्ट्स टू लिक्विफाई। गैस क्या करती है इस टेम्परेचर पे, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे गैस क्या करे, लिक्विफाई होना स्टार्ट कर दे, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर। और दूसरी डेफिनेशन भी होती है इसकी, क्या होती है, द टेम्परेचर अबव विच, इसके अबव द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई। यानी कि द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, उसे क्या कहोगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहोगे। अब बात आती है क्रिटिकल प्रेशर की, तो ये तो बहुत ईजी है। जिस टेम्परेचर पे, यानी कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उसी को क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। तो लिख लीजिए corresponding pressure of critical temperature is called critical pressure. Corresponding pressure of critical temperature is called critical pressure। इनके क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्ड जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। तो ये थी आपकी इतनी सी बात, ठीक है। तो ज़रा यहाँ से ध्यान से समझिए, क्रिटिकल हमने टेम्परेचर जो था, क्रिटिकल टेम्परेचर पॉइंट हमने डी को ही क्यों बोला, इधर टेम्परेचर चल रहा है, यहाँ देखो ये टेम्परेचर है, यहाँ पे क्या है, वेपर फेज है, यहाँ पर क्या होगा, इस टेम्परेचर पे ये भी इस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा, तो जो वेपर फेज है ना वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये और इससे जब हम आगे करेंगे तो कोई भी गैस लिक्विड में वापस कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ये मतलब है इसका। और क्रिटिकल प्रेशर वाला पॉइंट था ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट, यानी कि इस वाले इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि जिस टेम्परेचर पे होगा
ये देखो आगे जब आप बढ़ाओगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी प्रेशर होगा उसी जिस जिस पॉइंट पे प्रेशर हम क्या करें, जिस पॉइंट पे आपका क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा उसी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम प्रेशर देखेंगे हम, तो जितना प्रेशर होगा उसी को बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, तो ये थी बात आपकी फेज डायग्राम ऑफ सल्फर की। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।